हम रोज घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ियों में या ऑटो में सफर करते हैं और मतलब जैसे ही किसी बड़े चौराहे पर लाल बत्ती होती है, गाड़ी के शीशे पर एक दस्तक होती है। बिल्कुल, बाहर कोई फटे पुराने कपड़ों में खड़ा होता है, हाथ फैलाए हुए। हम में से ज्यादातर लोग या तो नजरें चुरा लेते हैं या जेब से 10-20 रुपए निकाल कर दे देते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उन चंद सिक्कों से जो पूरी एक अर्थव्यवस्था चल रही है, उसका आकार क्या है? आज के इस डीप डाइव में, यानी हमारे इस गहराई से किए गए विश्लेषण में, हम इसी सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं। हमारे पास एक बेहद विस्तृत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। और वो रिपोर्ट्स जो बताती हैं वो सच में परेशान करने वाला है। हाँ, वो बताती हैं कि भारत का जो भिखारी माफिया है, वो कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि यह करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, 1.5 लाख करोड़ रुपए की एक पूरी अंडरग्राउंड इकोनॉमी है। आज हमारा मकसद इसी व्यवस्था का पर्दाफाश करना है। मेरे साथ इस चर्चा में हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो ये 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा सुनकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है। ये कैसे संभव है? ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन अगर हम इसके काम करने के तरीके को समझे तो ये पूरी तरह से गणित और अर्थशास्त्र का एक बहुत ही डार्क रूप है। देखिए, जब हम सड़क पर किसी को देखते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया हमेशा भावुकता की होती है। हमें लगता है कि ये कोई एक अकेला बेबस इंसान है। सही बात है। लेकिन इस रिपोर्ट ने जो सबसे बड़ा खुलासा किया है वो ये है कि जिसे हम बेबसी समझ रहे हैं वो असल में एक बहुत ही सुसंगठित, क्रूर और कॉर्पोरेट स्तर का सिंडिकेट है। एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर? बिल्कुल, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो गरीबी, मानव तस्करी और हमारी जो दया भावना है, इन तीनों का एक साथ शोषण कर रही है। ये सिर्फ भावुकता का विषय नहीं है, ये एक बहुत गहरा सामाजिक आर्थिक संकट है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। रिपोर्ट में 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आधिकारिक तौर पर देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं। लेकिन जो बात मुझे इस डेटा में सबसे अजीब लगी वो उनकी शिक्षा को लेकर थी। शिक्षा? हाँ, वो आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। मतलब रिपोर्ट कहती है कि इनमें से 21% लोगों ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। और तो और करीब 3000 लोग ऐसे हैं जिनके पास बाकायदा कोई डिग्री या प्रोफेशनल डिप्लोमा है। रुकिए, पढ़े लिखे लोग? हाँ, जिनके पास डिग्री है, कोई अपनी मर्जी से सड़क पर भीख मांगने क्यों आएगा? यही तो वो बिंदु है जहां से हमारी पुरानी धारणाएं टूटना शुरू होती हैं। कोई भी अपनी मर्जी से इस दलदल में नहीं आता। तो फिर कैसे? 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और दिल्ली सरकार ने मिलकर एक बहुत ही व्यापक सर्वे किया था। हाँ। उस रिपोर्ट का डेटा इस बात का साफ जवाब देता है। इसके अनुसार 62% लोग ऐसे हैं जो अत्यधिक गरीबी के कारण भीख मांगने पर मजबूर हुए। 62%? हाँ, और 45% लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से बेरोजगार थे। मतलब जब कोई इंसान महीनों तक नौकरी नहीं खोज पाता, उसकी जमा पूंजी खत्म हो जाती है और परिवार भूखा मरने लगता है। बिल्कुल, तब उसके पास क्या विकल्प बचता है? इसके अलावा 24% लोग ऐसे हैं जो किसी गंभीर बीमारी, शारीरिक अक्षमता या बुढ़ापे के कारण इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो जो लोग ग्रेजुएट हैं वे रातों रात भिखारी नहीं बने। एकदम सही। ये एक धीमी प्रक्रिया है जहां सिस्टम के फेल होने के कारण एक पढ़ा लिखा इंसान धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया जाता है। ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो कहानी कुछ और ही चलती है। अक्सर व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज आते हैं कि फलां भिखारी के पास करोड़ों की संपत्ति है। हाँ, वो फॉरवर्ड्स। या वो तो दिन का हजारों छापता है। क्या इन दावों में कोई सच्चाई है? ये अमीर भिखारी वाला जो नैरेटिव है वो बहुत ही खतरनाक भ्रम है और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इस भ्रम को डेटा के साथ पूरी तरह खारिज करती हैं। तो असल डेटा क्या कहता है? सच्चाई ये है कि 32% लोग दिन भर में 100 रुपए से भी कम कमा पाते हैं। 100 रुपए से भी कम? हाँ, और केवल 1%, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनकी दिन की कमाई 400 रुपए से ज्यादा है। बाप रे! अगर हम इसका औसत निकालें तो इनकी मासिक आय 3000 से 6000 रुपए के बीच बैठती है। दिल्ली जैसे शहर का ही उदाहरण लें तो वहां एक अकुशल मजदूर यानी अनस्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 15,908 रुपए तय है। और उसके मुकाबले 3000 रुपए तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं है। ये लोग कोई महल नहीं बना रहे हैं, ये सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, अगर दिन की कमाई सिर्फ 100 या 200 रुपए है और महीने का केवल 3000 बन रहा है, तो फिर वो 1.5 लाख करोड़ रुपए वाला आंकड़ा कहां से आया? ये गिरोह इतने ताकतवर कैसे बन गए? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
इनका नेटवर्क काम कैसे करता है? यहीं पर माफिया की एंट्री होती है। आप इसे एक मल्टी लेवल मार्केटिंग या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह देखिए। कॉर्पोरेट की तरह? हाँ, एक व्यक्ति दिन का 100 रुपए कमा रहा है, लेकिन सड़कों पर ऐसे लाखों लोग हैं। आधिकारिक आंकड़ा भले ही 4 लाख हो, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर यह संख्या बहुत बड़ी है। माफिया का काम करने का तरीका बहुत ही व्यवस्थित है। बाकायदा इलाकों का बंटवारा होता है। अच्छा। कौन सा भिखारी किस चौराहे पर खड़ा होगा, किस रेलवे स्टेशन पर जाएगा, किस मंदिर या मस्जिद के बाहर बैठेगा, ये सब इलाके के ठेकेदार तय करते हैं। और वो ठेकेदार पैसे लेते होंगे? बिल्कुल, दिन भर की उस छोटी सी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा और कई मामलों में तो पूरा का पूरा पैसा शाम को इन सरगनाओं के पास चला जाता है। वॉल्यूम के खेल में ये छोटी रकम करोड़ों और फिर ट्रिलियंस में बदल जाती है। मैंने इस रिपोर्ट में कानपुर के एक मामले के बारे में पढ़ा था, सुरेश मांझी की कहानी। वो बहुत खौफनाक केस है। सच कहूं तो इसे पढ़ने के बाद मुझे रात में ठीक से नींद नहीं आई। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसानियत किस हद तक गिर सकती है। वो पूरा मामला असल में था क्या? हाँ, सुरेश मांझी का मामला इस पूरे सिंडिकेट की कार्यप्रणाली का सबसे खौफनाक चेहरा है। सुरेश बिहार का रहने वाला एक साधारण आदमी था जो काम की तलाश में कानपुर आया था। माफिया के दलालों ने उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। और फिर उन्होंने उसे एक पुल के नीचे मिलने को कहा। वहां पहुंचते ही उसे अगवा कर लिया गया। इसके बाद जो यातना उसे दी गई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। क्या किया उन्होंने? पहले उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया, फिर उसकी आंखों में कोई तेज केमिकल डाला गया जिससे उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। हे भगवान! सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी उंगलियां भी काट दी गईं। उफ! सिर्फ उसे अपाहिज बनाने के लिए। बिल्कुल। माफिया का मनोविज्ञान बहुत साफ है। जो इंसान जितना ज्यादा शारीरिक रूप से अक्षम और दयनीय दिखेगा, लोग उसे देखकर उतना ही ज्यादा तरस खाएंगे और ज्यादा पैसे देंगे। ये तो दरिंदगी है। इस भयानक क्रूरता के बाद सुरेश को दिल्ली लाया गया और वहां एक दूसरे गिरोह को 70,000 रुपए में बेच दिया गया। 70,000 रुपए में एक इंसान को? हाँ, दिल्ली में उसे रोज सुबह सड़क पर छोड़ दिया जाता था। जिंदा रखने के लिए उसे सिर्फ 2 सूखी रोटियां दी जाती थीं ताकि वो कुपोषित और कमजोर ही दिखे। जब इन्फेक्शन के कारण उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो भीख मांगने लायक भी नहीं बचा, तो गिरोह ने उसे वापस कानपुर ले जाकर लावारिस हालत में मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया। 70,000 रुपए में एक इंसान को हमेशा के लिए अपाहिज बनाकर बेच दिया गया। ये किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि माफिया सिर्फ बड़ों को नहीं, बच्चों को भी निशाना बनाता है। बच्चों के साथ तो ये लोग क्या ही करते होंगे? बच्चों के मामले में तो ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा संगठित और निर्मम हो जाती है। रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश के एक रैकेट का बहुत ही विस्तृत जिक्र है। वहाँ एक पूरा नेटवर्क है जहाँ मासूम बच्चों को किराए पर लिया और दिया जाता है। किराए पर? आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ 8 महीने के मासूम बच्चों को 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भीख मांगने वाले गिरोहों को किराए पर दिया जाता है। 8 महीने के बच्चे? लेकिन इतने छोटे बच्चे तो दिन भर गोद में शांत नहीं रह सकते, वो तो रोएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए उन्हें शांत रखने के लिए नींद की गोलियां या सीधे अफीम दी जाती है। अफीम 8 महीने के बच्चे को? हाँ, वो बच्चे दिन भर एक अजीब सी बेहोशी की हालत में रहते हैं। जब लोग एक महिला की गोद में एक बेसुध बच्चे को देखते हैं तो उनकी सहानुभूति चरम पर होती है। ये तो बहुत ही डरावना है। और ये किराए पे बच्चे लेने का चलन सिर्फ गरीब परिवारों तक सीमित नहीं है। स्रोत सामग्री में 2009 की बेंगलुरु की एक घटना का भी जिक्र है जो और भी ज्यादा डराने वाली है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, जहाँ एक नैनी यानी आया शामिल थी। सही कहा। बेंगलुरु के एक बहुत ही संपन्न और अमीर परिवार ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक नैनी को रखा था। माता पिता दोनों काम पर जाते थे और उन्हें लगता था कि उनका बच्चा सुरक्षित हाथों में है। लेकिन वो नैनी रोजाना उस अमीर परिवार के बच्चे को फटे पुराने कपड़े पहनाती और मात्र 100 रुपए के रोजाना किराए पर एक भिखारी गैंग को दे देती थी। हे भगवान, 100 रुपए के लिए? हाँ, शाम को जब माता पिता लौटते उससे पहले वो बच्चे को वापस साफ सुथरा कर देती थी। उस बच्चे को भी दिन भर शांत रखने के लिए नशीली दवाइयां दी जाती थी। सोचिए, एक अमीर परिवार का बच्चा भी इस नेटवर्क से सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस माफिया की जड़ें समाज में कितनी गहराई तक फैली हुई हैं। ये तो सीधा सीधा बाल तस्करी और हत्या के प्रयास का मामला है। मतलब ये लोग हमारी दया और सहानुभूति को पूरी तरह से हैक कर चुके हैं। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, हैक कर चुके हैं। और ये हैकिंग सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट में चेन्नई के एक गिरोह का भी जिक्र है जो धार्मिक भावनाओं के साथ खेल रहा था।
उनका तरीका तो बिल्कुल ही अलग स्तर का था। चेन्नई का वो मामला साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यानी मानसिक हेरफेर का एक क्लासिक उदाहरण है। उस गिरोह ने बहुत बारीकी से स्टडी किया कि लोग धार्मिक जगहों पर दान देना ज्यादा अपना धर्म समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गिरोह की औरतों को सुबह सुबह भगवा कपड़े पहनाए, उनके माथे पर टीका लगाया और उन्हें हिंदू बनाकर शहर के बड़े मंदिरों के बाहर भीख मांगने के लिए बैठा दिया। और फिर दोपहर होते ही उन्हीं औरतों को वहां से उठाया जाता, उनके कपड़े बदले जाते, उन्हें बुर्का पहनाकर मुस्लिम बना दिया जाता और मस्जिदों के बाहर भीख मांगने भेज दिया जाता। वे हमारी आस्था का इस्तेमाल एक व्यापारिक टूल की तरह कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है। लेकिन बात जब मासूमों की जान पर बनाए तो ये फ्रॉड एक मर्डर में बदल जाता है। इसी रिपोर्ट में 2 साल की बच्ची पूजा की कहानी है। मुझे लगता है उस पर बात करना जरूरी है। हाँ, पूजा की कहानी, क्योंकि वो बताती है कि सहानुभूति निचोड़ने की कोई सीमा नहीं होती। पूजा की कहानी इस पूरे डीप डाइव का सबसे दुखद हिस्सा है। हुआ यह था कि एक दिन कड़ाके की ठंड और बारिश में एक बच्चा कांप रहा था। किसी कार वाले ने तरस खाकर उसे 100 रुपए का बड़ा नोट दे दिया। माफिया के गुंडों ने यह देख लिया। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर बच्चा बारिश में भीगता और कांपता हुआ दिखेगा तो लोग ज्यादा पैसे देंगे। तो उन्होंने बच्चों को बारिश में भीगने दिया। सिर्फ भीगने नहीं दिया, उन्होंने जानबूझकर 2-2.5 साल के बच्चों को कड़ाके की ठंड और बारिश में भीख मांगने के लिए सड़क पर धकेलना शुरू कर दिया। इसी अमानवीय प्रयोग का शिकार हुई 2 साल की पूजा। 2 साल की? बारिश में लगातार भीगने के कारण उसे गंभीर निमोनिया हो गया और सड़क पर ही उसकी जान चली गई। ये बहुत ही विचलित करने वाला है। कुछ 100 रुपए ज्यादा कमाने के लिए उन्होंने एक बच्ची की बलि चढ़ा दी। और जो बच्चे बच जाते हैं उनकी जिंदगी भी कोई आसान नहीं होती। हाँ, जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, माफिया उन्हें कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि एक 14-15 साल का लड़का तो भाग भी सकता है। दिल्ली के जावेद का जो केस स्टडीज में दिया गया है वो क्या है? जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो माफिया एक नया और बहुत ही आजमाया हुआ हथकंडा अपनाता है, नशा। नशा? दिल्ली का 14 साल का जावेद इसका सटीक उदाहरण है। माफिया के लोग जानबूझकर इन बच्चों को सस्ते ड्रग्स, व्हाइटनर या स्मैक की लत लगा देते हैं ताकि वो उनके गुलाम बने रहें। बिल्कुल। जावेद दिन भर भीख मांगकर जो 10, 20 या 50 रुपए कमाता है वो सीधा उस पेडलर के पास जाता है जो उसे ड्रग सप्लाई करता है। एक बार जब बच्चा नशे का आदी हो जाता है तो वो पूरी तरह से उनके जाल में फंस जाता है। वो भाग ही नहीं सकता क्योंकि उसे अपना अगला डोज चाहिए। वो हमेशा कर्ज में रहता है। और इस पूरे सिस्टम में पैसा कैसे ऊपर की तरफ जाता है, इसका अंदाजा 2023 के हैदराबाद वाले मामले से लगाया जा सकता है। अनिल पवार वाला मामला? बिल्कुल, अनिल पवार। अनिल पवार कोई साधारण सड़क का गुंडा नहीं था। वो एक तरह का एरिया मैनेजर था जो वीआईपी और पॉश इलाकों में भिखारियों की तैनाती करता था। वो रोजाना शाम को इन भिखारियों से करीब 6,000 रुपए की उगाही करता था। रोज के 6,000 रुपए? हाँ, दिन भर धूप और प्रदूषण में खून पसीना एक करने वाले उन कमजोर भिखारियों के हाथ में वो सिर्फ 200 रुपए थमाता था और बाकी 5,800 रुपए अपनी जेब में डाल लेता था। ये एक पिरामिड स्कीम की तरह है जहां सबसे नीचे का इंसान सिर्फ पिस रहा है। बिल्कुल। इतना सब कुछ हमारे समाज में खुलेआम हो रहा है तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि हमारी कानूनी व्यवस्था, पुलिस और सरकारी कर क्या रही हैं? इतने सख्त कानून होने के बावजूद ये इंडस्ट्री कैसे चल रही है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये सवाल जितना सीधा है इसका जवाब उतना ही जटिल है। वो कैसे? अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो हमें समझ आएगा कि हमारी कानूनी व्यवस्था में शुरू से ही एक बहुत बड़ी खामी रही है। आजाद भारत में भीख मांगने के खिलाफ जो पहला मुख्य कानून लागू किया गया था वो था 1959 का बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट। 1959 मतलब आजादी के तुरंत बाद का समय। उस वक्त तो गरीबी वैसे भी बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल। और उसी दौर की मानसिकता इस कानून में साफ दिखती है। उस समय सरकारों की सोच ये थी कि नव स्वतंत्र भारत को आधुनिक दिखना चाहिए। तो बजाय इसके कि वो गरीबी दूर करने पर काम करते, उन्होंने गरीबों को ही सड़कों से दूर करने का आसान रास्ता चुना। इस कानून की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि इसने माफिया या असल अपराधियों पर निशाना साधने के बजाय उन पीड़ितों को ही अपराधी घोषित कर दिया जो मजबूरी में भीख मांग रहे थे। पीड़ितों को ही सजा? हाँ। इस कानून के तहत अगर पुलिस किसी को भीख मांगते हुए पकड़ती है तो उसे 10 साल तक की सजा या किसी संस्थान में अनिश्चित काल के लिए बंद किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि बीमारी का इलाज करने के बजाय आप बीमार इंसान को ही जेल में डाल दें। जिस इंसान के पास खाने को नहीं है उसे सजा देना कहाँ का न्याय है? एकदम सही कहा आपने। और दशकों तक इसी क्रूर कानून का पुलिस द्वारा दुरुपयोग होता रहा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हमारी अदालतों ने अंततः इस दृष्टिकोण को चुनौती दी। अदालतों ने क्या कहा?
2018 में दिल्ली हाई कोर्ट और उसके बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत कड़ी और ऐतिहासिक टिप्पणियां की। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी इंसान शौक से सड़क पर भीख नहीं मांगता। ये कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर राज्य और व्यवस्था की विफलता है। राज्य की विफलता है, बिल्कुल। जब सरकार अपने नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाती, तब इंसान सड़क पर कटोरा लेकर खड़ा होने को मजबूर होता है। अदालतों ने इसे डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही। अदालतों का रुख तो समझ आता है, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकारों का रवैया कैसा रहा है? क्योंकि जब भी देश में कोई बड़ा आयोजन होता है तो अचानक से सड़कों से भिखारी गायब कैसे हो जाते? वो गायब नहीं होते, उन्हें गायब कर दिया जाता है। हमारी रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि सरकारों का जोर हमेशा समस्या को सुलझाने के बजाय उसको कॉस्मेटिक तरीके से छिपाने पर रहा है। जैसे 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ था। हाँ, 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तब का उदाहरण ले लीजिए, या फिर अभी हाल ही में 2023 में हुए G20 समिट का। जब भी विदेशी मेहमान आते हैं, शहर को रातों रात सुंदर बनाने का अभियान शुरू हो जाता है। भिखारियों को बसों और ट्रकों में भर के शहर की सीमाओं के बाहर छोड़ दिया जाता है। जिन फ्लाईओवरों के नीचे वे रहते हैं, वहां बड़े बड़े हरे पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि बाहर से आने वालों को गरीब भारत नजर ना आए। ये तो सचमुच धूल को कालीन के नीचे छुपाने वाली बात हुई। लेकिन सरकारें पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन के दावे तो बहुत करती हैं। क्या वो रिहैब सेंटर काम नहीं कर रहे? रिपोर्ट में दिल्ली के लामपुर गांव का जो जिक्र है वो तो बहुत ही अजीब कहानी है। लामपुर का पुनर्वास केंद्र हमारी पूरी सरकारी व्यवस्था के फेलियर का एक जीता जागता स्मारक है। वो कैसे? वहां एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया गया जिसमें 1500 लोगों को रखने की क्षमता है। लेकिन डेटा देखिए, 2014 में वहां पूरे साल में सिर्फ 60 लोग भेजे गए। 2016 में ये संख्या घटकर सिर्फ 1 रह गई। सिर्फ एक व्यक्ति 1500 की क्षमता वाले केंद्र में। हाँ, और 2017 के बाद से तो आज तक वहां एक भी भिखारी को नहीं भेजा गया है। वो करोड़ों का ढांचा बस खंडर बन रहा है। भ्रष्टाचार, अधिकारियों की उदासीनता और इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये केंद्र कभी काम ही नहीं कर पाते। और शायद इसी नाकामी को छिपाने के लिए अब अजीबोगरीब नियम बनाए जा रहे हैं। इसी साल जनवरी 2025 में इंदौर प्रशासन ने एक नया आदेश निकाला है। हाँ, वो आदेश। क्या ये आदेश सच में काम करेगा? इंदौर का वो आदेश इस पूरी चर्चा में एक नया और बहुत ही विवादास्पद मोड़ लाता है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि अब सिर्फ भीख मांगना ही गैर कानूनी नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति भीख देगा उस पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। पैसे देने वाले पर एफआईआर? जी, और इसका पहला मामला सामने भी आ चुका है। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये एक बहुत ही सतही कदम लगता है। क्या बिना रोजगार और पुनर्वास के ठोस विकल्प दिए, सिर्फ फरमान जारी करके और पैसे देने वालों को डराकर आप किसी भूखे इंसान का पेट भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक अर्थव्यवस्था में निचले तबके के लिए जगह नहीं होगी, तब तक ऐसे आदेश सिर्फ अखबारी सुर्खियों तक ही सीमित रहेंगे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम और आप जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? जब कल सुबह हम फिर से उसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकेंगे और कोई बच्चा हमारी खिड़की खटखटाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए? इस विस्तृत रिपोर्ट से जो सबसे व्यावहारिक और स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि जब भी सड़क पर कोई व्यक्ति, विशेषकर कोई बच्चा दिखे, तो उससे नकद पैसा कभी ना दें। पैसे बिल्कुल ना दें। क्योंकि वो पैसा उस बच्चे के पास नहीं, बल्कि सीधे उस माफिया की जेब में जा रहा है जो उसका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा है। दिया हुआ एक एक रुपया उस क्रूर व्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। तो फिर मदद कैसे करें? क्योंकि किसी को भूखा देखना भी तो आसान नहीं है। मदद करने के बहुत से सार्थक तरीके हैं। अगर लगता है कि सामने वाला व्यक्ति सच में भूखा है तो उसे सीधा खाना खरीद कर दे दें। बिस्किट, फल या पानी दे दें। सर्दियों में कंबल या कपड़े दे सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो माफिया उनसे नहीं छीन पाएगा और ये सीधे उसी जरूरतमंद के काम आएंगी। दूसरी चीज, उन एनजीओज और संस्थाओं का समर्थन करें जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में टीच फॉर इंडिया जैसे संगठनों का जिक्र है जो इन बच्चों को सड़कों से निकालकर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि असली बदलाव भीख से नहीं, शिक्षा से आएगा। एकदम सही। एक बात जो मुझे सबसे अहम लगी वो ये है कि अगर हम सड़क पर कुछ संदिग्ध देखें, जैसे कोई बच्चा बुरी तरह घायल हो या लगे कि वो नशे की हालत में है या कोई आदमी दूर खड़ा होकर उन बच्चों से पैसे वसूल रहा हो, तो हमें मुंह फेर कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तुरंत पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित करना चाहिए। एक कॉल किसी मासूम को उस 70,000 वाले यातना शिविर से बचा सकती है। बिल्कुल। और इन सब से भी ऊपर एक और बात है,
जब भी ऐसे किसी व्यक्ति से सामना हो तो कम से कम उनके साथ इंसानियत से पेश आएं, शीशा चढ़ाकर उन्हें दुत्कारे नहीं। हमें ये याद रखना चाहिए कि वे जन्म से अपराधी नहीं हैं, बल्कि भयानक गरीबी और मानव तस्करी के शिकार हैं। आज हमने देखा कि कैसे बेरोजगारी और बेबसी का फायदा उठाकर ये 1.5 लाख करोड़ रुपए का माफिया फल फूल रहा है। हमने इतिहास, कानून और माफिया की क्रूरता के हर पहलू को समझा, लेकिन इस डीप डाइव के अंत में आगे के लिए क्या विचार है? देखिए, आज हमने ये तो अच्छी तरह समझ लिया कि कैसे सिस्टम के फेल होने और बेरोजगारी के कारण लोग इस माफिया के चंगुल में फंसते हैं। लेकिन इस पूरी जानकारी की बुनियाद पर जरा हमारे आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए। भविष्य के बारे में? आज जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन का विकास हो रहा है, वो आने वाले समय में लाखों निचले स्तर की नौकरियों को पूरी तरह खत्म करने वाला है। जो ड्राइवर, डिलीवरी बॉय या डेटा एंट्री ऑपरेटर आज थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, कल को उनके पास शायद कोई काम नहीं होगा। ये तो सच है। आज के समय में हमारे पास आधिकारिक तौर पर 4 लाख भिखारी हैं, जिन्हें हमारी व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है। तो सोचिए, आने वाले दशकों में जब एआई के कारण लाखों लोग अचानक बेरोजगार होंगे और उनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचेगा, तो उनका क्या होगा? क्या हम एक ऐसी स्थिति देखेंगे जहां ये क्रूर माफिया डिजिटल युग के उन विस्थापितों को अपना नया शिकार बनाएगा? अगर हम आज इस 1.5 लाख करोड़ के सिंडिकेट को नहीं रोक पाए, तो भविष्य की उस बेरोजगारी के दौर में ये कितना भयानक रूप ले लेगा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर नीति निर्माताओं और हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। ये सच में एक ऐसा पहलू है जो सीधे तौर पर डराता है। तकनीकी विकास अपनी जगह है, लेकिन अगर हमने अपनी सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास व्यवस्था को इसके साथ साथ मजबूत नहीं किया, तो आने वाला समय बहुत ही भयावह हो सकता है। श्रोताओं के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि आज के इस विस्तृत और गहराई से किए गए विश्लेषण ने इस विषय के कई अनछुए पहलुओं को समझने में मदद की होगी और सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।